प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती इस पाठ को समझेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने जाना था कि निर्धन लोग कौन हैं, निर्धनता की पहचान क्या है, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, इसके उदाहरणों को भी हमने देखा था। निर्धनता के क्या क्या सूचक है उसको भी जाना था। सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, निर्धनता रेखा, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, इनको हमने चर्चा की थी। आज जो है हम जानेंगे कि निर्धनता के अनुमान कैसे लगाए जाते हैं, साथ में असुरक्षित समूह क्या है, अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या है, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या है होती है, निर्धनता निरोधी उपाय, निर्धनता के कारण, ये तमाम बातों को जो है हम इस पार्ट 2 में हम समझेंगे। बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पार्ट 2 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। साथ ही मैंने कोशिश किया है कि जो आंकड़े हैं उसको नवीनतम आंकड़ों का मैंने इसमें प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो गतिविधियां चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था या देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो नया नया परिवर्तन हुआ है, कोरोना महामारी के कारण जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और हमारी भावी चुनौती क्या है, इन सबों को लेकर के जो है मैंने ये वीडियो आप ही लोग के लिए तैयार किया है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपको ये पाठ जो है ये अच्छा लगेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। निर्धनता के अनुमान। अर्थशास्त्र सर्वे वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने निर्धनता के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार है कि निर्धनता 1973 में 55% थी और 2009-10 में सिर्फ 30% रह गई है। 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 21.9% ही रह गया है। तो आइए इसे हम तालिका 1 में स्पष्ट रूप से समझेंगे। बच्चों, ये आपके सामने मैंने तालिका दिखाया है। इस तालिका में ये दर्शाया गया है कि भारत में निर्धनता का क्या अनुपात है। इस तालिका में एक तरफ जो है वर्ष लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ जो है बीच वाला जो कॉलम है उसमें निर्धनता अनुपात को बताया गया है प्रतिशत में, फिर निर्धनों की संख्या जो है उसको करोड़ों में दर्शाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्ष 1993 से 94 में जो है वो निर्धनता का अनुपात जो था वो 45.3% था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मिलाकर। 2004 और 5 में देखो ये घटकर 37.2 यानी करीब करीब जो है 10% तक जो है हम देख रहे हैं यहाँ घट गया है। और उसके बाद जो है 2011-12 में ये क्या हो गया है, 21.9% हो गया। तो इस तालिका से हम क्या देख रहे हैं कि 1993 से 94 को लेकर के 2011-12 में निर्धनता के अनुपात की जो प्रतिशत है वो भारत में काफ़ी कम हुई है। निर्धनों की संख्या भी जो है, जो करोड़ों में दर्शाया गया है, वो 1993 से 94 में जहां 403.7 करोड़ लोग जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे के में आते थे, वो 2004 से 5 में 407.1 करोड़ और 2011-12 में घटकर आप देख रहे हो कि 269.3 करोड़ हो गए हैं। तो हम यहाँ पर इस तालिका में हम क्या देख रहे हैं कि भारत में धीरे धीरे जो है निर्धनता का जो ये अनुपात है वो घटते जा रहा है। अब आता है असुरक्षित समूह क्या है। इसके पहले वाले पार्ट 1 में मैंने चर्चा किया था कि असुरक्षित समूह में जो है पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति, जो विधवाएं हैं, महिलाएं, बच्चे, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वे जो है वो असुरक्षित समूह में आते हैं। तो भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में निर्धनता
रेखा से जो नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात है वो एक जैसा नहीं है। यानी ये निर्धनता रेखा का जो अनुपात है वो अलग अलग है लोगों का। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार असुरक्षित सामाजिक समूह में आते हैं। ठीक इसी प्रकार आर्थिक समूह में ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार सर्वाधिक असुरक्षित समूह हैं। इसको हम लोग 2011-12 की जो तालिका है इसमें मैंने असुरक्षित समूह को दर्शाया है कि भारत के जो सर्वाधिक असुरक्षित समूह हैं उसको मैंने दर्शाया है आरेख जो है 1.1 में। इसे आप अच्छे तरीके से समझें। देखो ये आपके सामने जो है ये आरेख मैंने बताया है, ये भारत में 2011-12 में सर्वाधिक असुरक्षित जो समूह हैं उनको मैंने दर्शाया है, जिसमें एक तरफ नीचे में देखिए आप लिखा हुआ है भारतीय समूह और आर्थिक वर्ग, और दूसरे तरफ जो है वर्ग में प्रतिशत व्यक्तियों के पीछे जो निर्धनों की जो संख्या है उसको दर्शाया है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो जो अनुसूचित जनजातियां हैं ग्रामीण भारत में 45.3 यानी 45.3% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है, और ये ग्रामीण भारत की जो सबसे अनुसूचित जनजातियां हैं। और अनुसूचित जाति जो है वो है 31.5, जबकि कृषि मजदूर और अनियत मजदूर जो कि आर्थिक समूह में आते हैं वो 39.8 और 32.9 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये असुरक्षित समूह की तालिका है जो ये दर्शाती है कि अभी भी जो है भारतवर्ष में जो है ये इनका जो है निर्धनता के रेखा से नीचे के जीवन बसर करने वाले जो ये लोग हैं इनकी संख्या अधिक है। तो महिलाएं, वृद्ध लोग, बच्चियां, तो ये भी जो है वो असुरक्षित समूह में आती हैं, क्योंकि इनके साथ भी जो होता है कि जो संसाधन मौजूद होते हैं वो इन तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये एक जो है ये हमारे देश में एक विकट स्थिति है, और इसके लिए सरकार जो है कई सारे उपाय भी कर रही हैं, कई सारे कार्यक्रम योजनाएं भी लागू किए हैं जो हम लोग आगे जा कर के जानेंगे। अब आता है अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय असमानताओं का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। इसे हम देखेंगे, इसे हम लोग आरेख 1.2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है भारत के विभिन्न राज्यों में जो है असमानताएं जो है पाई गई है। और इसका कारण है कि कोई राज्य ऐसा है जहाँ पर कृषि उत्पादकता बहुत अच्छी है, वहाँ पर भूमि अच्छी है, मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति है, जिसके कारण जो है फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के कारण जो है वो स्टेट जो है सबसे डेवलप्ड स्टेट माना गया है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। जबकि केरल में क्या है कि मानव संसाधन विकास हुआ है, जिसके कारण वो केरल जो है एक मतलब ये निर्धन राज्य में नहीं गिना जाता है। साथ में पश्चिम बंगाल भी जो है भूमि सुधार जैसे उपायों को लागू करके अपने राज्य की उत्पादकता को बढ़ाई है, अपनी उपज को बढ़ाई है, और अपने निर्धनता के जो स्तर है उसको कम करने का प्रयास की है। तमिलनाडु जैसे राज्य में भी अनाज का जो सार्वजनिक वितरण है वो सही तरीके से होता है। तो इस कारण भी जो है कई सारे वजह होते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य से कम या अधिक निर्धनता के होने का। तो इसे जो है हम एक आरेख द्वारा जो है हम यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चों, ये आपके सामने एकदम बिल्कुल करंट आंकड़े यानी कि एकदम बिल्कुल जो मौजूदा स्थिति है, और ये 2013-14 का है, जिसमें मैंने कुछ प्रमुख भारत के राज्यों को दर्शाया है, जिसमें हमारा झारखंड भी है। और देखो ये हमारी विडंबना है कि झारखंड एक धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग जो है निर्धन है। तो ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड भी जो है एक विकसित राज्य माना जाएगा। यहाँ पर देखो 2013-14 में झारखंड में जो है 37% यानी 37% लोग जो है निर्धनता रेखा से नीचे है, जबकि बिहार में 33.7%, उड़ीसा में 32.6%, असम में 32%,
मध्य प्रदेश में 31.6, उत्तर प्रदेश में 29.4, कर्नाटक में 20.9, पश्चिम बंगाल में 20%, महाराष्ट्र में 17.4, गुजरात में 16.6, राजस्थान में 14.7, तमिलनाडु में 11.3, हरियाणा में 11.2, आंध्र प्रदेश में 9.2, पंजाब में 8.3 और हिमाचल प्रदेश में 8.1 और केरल में 7.1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे, ये तालिका हमें दर्शाती है कि सबसे कम जो है वो निर्धनता का प्रतिशत है, यानी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम जो है केरल में है, और सबसे अधिक कहाँ है, वो है हमारा राज्य झारखंड में। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख चुनिंदा राज्यों में निर्धनता का अनुपात। तो इस प्रकार जो है अब हम जानेंगे कि वैश्विक निर्धनता क्या है। वैश्विक निर्धनता का तात्पर्य होता है पूरे विश्व की निर्धनता का क्या दृश्य है हमारे सामने। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर बात आता है कि वर्ल्ड बैंक ने ये परिभाषित किया था कि विकासशील देशों में प्रतिदिन अगर कोई $1.25 से कम जीवन निर्वाह में रहने वाले लोग रहते हैं, यानी कोई अगर $1.25 से कम कमाता है तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। तो इस अनुसार 1990 में उस समय 43% था, जो गिरकर 2008 में 22% हो गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है वैश्विक निर्धनता का एक मापदंड रखा गया है, और उसी के आधार पर जो है वर्ल्ड बैंक जो है निर्धारित करता है कौन सा देश जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है। साथ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अभी क्या है कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कोरोना वायरस के कारण क्या है, इस महामारी के कारण में विश्व में 26.5 करोड़ लोगों के सामने भूखमरी का खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा भारत में भी लगभग 1,20,00,000 लोगों के समक्ष यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में भी ये दावा किया गया है कि वैश्विक गरीबी दर में पिछले 22 वर्षों में पहली बार वृद्धि जो है वो इस तरह देखने को मिल रही है। विश्व आबादी का 50% जो है वो लॉकडाउन में है, जिनकी या आय या तो बहुत कम है या उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। तो आय का स्रोत समाप्त हो जाने से करीब 4 से 6 करोड़ लोग जो है आने वाले महीनों में गरीबी में जीवन बिताने लगेंगे। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने ये भी दावा किया है कि तेज़ी से उन्होंने कदम भी उठा रहे हैं और 100 देशों में आपात सहायता अभियान भी शुरू की है। इन 100 देशों में जो है विश्व की जो 70% आबादी जो है यही 100 देशों में रहती है। इसमें 39 जो है वो अफ्रीका के उप सहारा के क्षेत्र हैं। तो और हमारे लिए एक बात है कि हमारा देश भारत भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस गठबंधन का उद्देश्य है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही भारत का इस बात पर भी उसने आवाज़ उठाया है, इस बात पर भी उसने जोर दिया है कि केवल मौद्रिक मुआवजा यानी खाली पैसे देकर ही गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकता है, यानी मौद्रिक मुआवजा देकर ही सिर्फ गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। गरीबों के लिए जब तक गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न दी जाती हो, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये आवाज़ जो है ये भारत ने उठाई है, और ये सही बात है बिल्कुल कि गरीबी की परिभाषा में जो है सिर्फ यहाँ पर पैसे देकर ही सब कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सबों पर भी जो है ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम जो है इस चैप्टर के अंतिम जो छोर पर आए हैं, और इसके अंतर्गत हम जो है निर्धनता के कारण और सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो निर्धनता के कारण में सबसे पहला कारण है वो है गरीबी का ऐतिहासिक कारण। ये ऐतिहासिक कारण है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत लगभग 200 से भी अधिक वर्षों तक वो अंग्रेज़ों के गुलामी में रहा,
और अंग्रेजों की नीति थी बिल्कुल शोषण वाली, दमनकारी नीति थी। और उन्होंने उस समय क्या किया, अपना औपनिवेशिक प्रशासन के कारण उन्होंने भारत के जितने भी पारंपरिक हस्तकला या शिल्पकला जो थे वे बिल्कुल पूरी तरह उन्होंने नष्ट कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि जो कुटीर उद्योग है, जो लघु उद्योग है, उसका विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण निर्धनता जो है वो बढ़ती चली गई। दूसरा है जनसंख्या की उच्च विकास दर। जिस अनुपात में देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात से व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ता जाना, लेकिन उस अनुपात में जो है रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करवा पाना, जिससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने के कारण क्या है, निर्धनता की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जनसंख्या की उच्च विकास दर भी जो है निर्धनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। भूमि और अन्य साधनों का असमान वितरण। संसाधन व भूमि के असमान पूर्ण वितरण से अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और गरीब। तो ये असमानता को दूर करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश के सरकार की। अगला पॉइंट आता है भूमि सुधार नीति। भूमि सुधार जैसे कुछ नीतिगत पहलों का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति का पूर्ण वितरण करना था, जो कि अभी तक ठीक से लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण निर्धनता जो है वो बढ़ती जा रही है। अन्य कारणों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार है। कई लोग क्या होते हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से उतने उन्नत नहीं होते हैं या निर्धनता में जीते, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक दायित्व होती है, ऐसी परंपराएं होती है जिसमें वे बंध जाते हैं। जैसे धार्मिक अनुष्ठान, शादी, पर्व त्योहार, रीति रिवाज में वे अपनी हैसियत से अधिक पैसा खर्च कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो पैसा किसी से कर्ज लेकर के वो ऐसा करते हैं और धीरे धीरे वो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। अगले कारण में आता है कृषि में कम उत्पादकता। भारत कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या का अधिक भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है। साथ ही कृषि का मानसून पर टिका रहना, कृषि उपज का पर्याप्त निवेश न हो पाना भी जो है कृषक के आर्थिक हालत को और कमजोर बना देता है। अन्य कारणों में जो एक और कारण जो है महत्वपूर्ण है वो है संसाधनों का अल्पतम उपयोग। कृषि में क्या होता है कि कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जैसी दशाएं रहती है और इसका क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो संसाधन का प्रयोग होता है उनका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान जो है और निर्धन होते चले जाते हैं। तो बच्चों ये प्रमुख कुछ कारण हैं निर्धनता के और इनको दूर करना भी जो है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और इसके लिए वो कई सारे निर्धनता उन्मूलन के उपायों को अपनाई भी है, जिनको हम आगे चर्चा करते हैं। तो गरीबी उन्मूलन मतलब उसको दूर करना। क्या उपाय है सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के, क्या उपाय है? तो भारतीय आर्थिक विकास की रणनीति में गरीबी हटाओ का नारा मुख्य रहा है। सरकार की मौजूदा गरीबी उन्मूलन रणनीति को दो भागों में बांटा गया है। एक है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दूसरा है कि लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 1980 के आरंभिक वर्षों, यानी मैं ये 1950 से 1980 की बात कर रही हूँ कि इसमें क्या हुआ था, इन आरंभिक वर्षों में क्या है कि कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी निर्धनता के अनुपात में, निर्धनता की प्रतिशतता में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसे 1950 के दशक में गरीबी में लगभग 45% बढ़ा था, जो कि 80 के दशक में भी वही बना रहा। लेकिन 1980 से 1990 के मध्य विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में जो है गरीबी उन्मूलन के कुछ उपाय किए गए हैं, जिसकी चर्चा जो है हम यहीं करेंगे धीरे धीरे कि इसकी क्या चर्चा है, इसके जो है कारण है, मतलब सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, उनको भी हम एक एक करके जानेंगे संक्षेप में।
तो सबसे पहला कारण है जो सबसे कारण नहीं कहेंगे इसको, जो उपाय है गरीबी उन्मूलन के जो उपाय हैं वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये मनरेगा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। 200 जिलों में प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार को ये 100 दिनों का जो रोजगार है वो उपलब्ध कराता है और इस योजना में 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा, काम के बदले अनाज योजना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना जो है वो 2004 में लागू की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण ग्रामीण योजना है और सर्वप्रथम ये देश के 150 पिछड़े जिलों में लागू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP, ये केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 25 लाख और 10 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब कर्ज के रूप में मिलते हैं। और इस योजना में यदि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाता है तो उसको सब्सिडी की रकम में भी जो है वो 25 से 35% हो जाती है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अगला आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना भी जो है ग्रामीण निर्धनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की इस योजना का आरंभ भी जो है वो 2000 में किया गया था। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आश्रय और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं को रखा गया है। अंत्योदय अन्य योजना, यह योजना राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो BPL परिवार हैं, जो BPL परिवारों में भी जो अत्यंत गरीब परिवार है उनको पहचान कर 2 रुपया प्रति किलो गेहूं और 3 रुपया प्रति किलो चावल जो है ये उपलब्ध कराता है। कुछ नई योजनाएं भी जो हैं वो हैं, जैसे कि पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को शहरों की और पलायन से रोकने के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध की व्यवस्था करवाने के लिए जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया है। आदिवासियों की हितों की बात की गई है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियाँ, आदिवासी ये जो हैं वो अभी भी समाज के जो है असुरक्षित समूह में आते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके उन्नयन के लिए वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ किया गया है। इनका उद्देश्य जो है ये जनजातीय क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, रोजगार और बुनियादी ढांचे में विकास और उनके संस्कृति और विरासत को संरक्षण मिले, इसलिए इस योजना का आरंभ जो है वो किया गया है। एक और जो योजना है जो काफ़ी प्रभावशाली है और ख़ासतौर पर जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना जो है काफ़ी हद तक जो है महत्वपूर्ण साबित हुई है, वो है स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है महिलाएं जो है छोटे छोटे समूह में जो है वो अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा जो है प्रतिदिन के हिसाब से वो जमा करती है और जमा करने के बाद उस रकम से जो है अपने कुछ लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय खोलती है या कृषि निवेश करती है। तो इस प्रकार ये उपयुक्त कई सारे जो सरकारी योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, और उम्मीद है करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करते हुए हमारा देश जो है इन सारी भावी चुनौतियों को, निर्धनता से संबंधित भावी चुनौतियों को बहुत द्रुत गति से उसका समाधान करेगा और बहुत जल्दी हमारा भारतवर्ष जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में परिणत होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस बात के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको कई सारी जानकारी मैं देने में सक्षम हुई होंगी।
अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको आगे के पार्ट को भी जो है कोशिश करूँगी कि इसी तरह जो है इस चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को मैं समाधान करती रहूँ। तो आप अंत में इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।